हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की। तो जैसा आपको पता है, हायर एजुकेशन का सिलेबस जो है बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट लिमिटेड जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर से भी ऐसे कंटेंट से क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपको पता है तो अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो कि ड्राफ्ट में है। और वो जो बड़ी सी पीडीएफ है जो कि यूजीसी की ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है, उसके अंदर से किसी भी लाइन से कहीं से भी क्वेश्चंस जो है बन के आ सकते हैं। तो अपने आप में हायर एजुकेशन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। और आज कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासकर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड कंसेप्ट इस बार एग्जाम्स में आने की पूरे पूरे चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको समझाने वाला हूं एक्सप्लेनेशन के साथ। और उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चंस को समझ के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो हायर एजुकेशन में जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको कोई टॉपिक लेकर के उसके बारे में पूरा पढ़ते नहीं चले जाना है, क्योंकि कोई भी सीमा नहीं है। चाहे हम राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन या कोई भी एजुकेशन पॉलिसीज की बात करें, हाँ, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उसके हिसाब से समझ सकते हैं क्या पैटर्न आता है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, किस राह में यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो बढ़ रहा है। तो चलिए गाइस, बिना डिले के हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। जिनको नहीं पता है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि आपको मेरे चैनल के मेन पेज पे दिख जाएगी। वो जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज की अगर सीरीज है वो आप पूरी देख लेते हैं एग्जाम से पहले। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं ली हुई है तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसके अलावा 10-15 दिन आखिरी के भी बच्चे हो तो भाई सारी प्लेलिस्ट अगर आप लगातार देख लोगे 10-15 दिन में पेपर उनका बहुत अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपने पेपर उनमें कम भी पढ़ के रखा है तो ये भी फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, जरूर से देखना। और इसके अलावा ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करो, जहां दिन में 2 बार आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे, ताकि आपकी स्क्रीन पे देखने की जो क्षमता है वो भी बढ़े और आई पेन वगैरह कम से कम हो। जितनी अच्छी आपकी आदत होगी उतना अच्छा होगा जब आप एग्जाम देने जाते हैं। और वही चीज व्हाट्सएप हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है, डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। और इसके अलावा ऑफिशियल ऐप भी है हमारी प्ले स्टोर पे, जहां पे आपको पेड कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो फिलहाल जब एग्जाम आने वाले हैं, आप एक कदम और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर से इसका डेमो देखेंगे और इसके बारे में और क्या क्या फीचर्स हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशंस देखते हैं। सो गाइस, सितंबर 2024 से ये क्वेश्चन लिया गया है। हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड मूविंग टुवर्ड्स। तो ये जो एनईपी है 2020 में जो आई, ये किस और मूव करने पे जो है सलाह देती है, किस और मूव करने पे ये जोर देती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है सबर्बन यूनिवर्सिटीज, यानी नगरों में यूनिवर्सिटीज बनाए जाएं। फिर है सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाएं जो एक ही डिसिप्लिन या एक ही सब्जेक्ट पे काम करती हो। फिर है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स पे काम करें। और फिर है स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो एक स्पेशल स्किल पे फोकस करे, एक स्पेशल स्किल को सिखाने का काम करे। तो यहाँ पे कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस आपको आइडिया लेना है इन क्वेश्चन से कि किस प्रकार का पैटर्न जो है बन रहा है और किस प्रकार की चीजें पूछी जा रही हैं। तो सही जवाब यहाँ पे है, आप लोगों को ये चीज याद कर लेनी है क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। आप लोग को याद कर लेना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पे फोकस करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज पे फोकस करता है, ताकि अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो और स्टूडेंट्स जिसमें भी प्रतिभा रखते हों उसमें आगे बढ़ पाए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 का क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, जो कि हायर एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज विल बी कंसीडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। कह रहा है कि इस पॉलिसी के अनुसार कौन कौन सी ह्यूमन वैल्यूज, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो यहाँ दी हुई हैं, कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं, कौन कौन से मानव मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं,
जिसे कि एक होलिस्टिक एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है, होलिस्टिक एजुकेशन के अंदर माना जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक होलिस्टिक एजुकेशन पे जोर देती है। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण एजुकेशन। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर टेक्निकल नॉलेज ले रहा है तो वो टेक्निकली उसको आता हो, बाकी उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पता ना हो। ऐसा भी ना हो कि कोई व्यक्ति ह्यूमैनिटीज में है तो वो टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाए। तो एक समग्र जो है शिक्षा की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। और इस समग्र शिक्षा के अंदर कुछ ह्यूमन वैल्यूज, कुछ मानव मूल्यों की बात कही गई है। तो वो कौन कौन से मानव मूल्य है वो आपको बताना। एक है ट्रूथ यानी सच्चाई, फिर है सिंपैथी यानी सहानुभूति, फिर है राइचियस कंडक्ट यानी सही आचरण करना, फिर है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, फिर है साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक नेचर होना, वैज्ञानिक स्वभाव होना। तो अगेन यहाँ पे जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस हैं वो सारे एक पीडीएफ से आए हैं, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऑफिशियल पीडीएफ है। और उसमें एक लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर ये गुण बताए गए हैं। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा अगर ध्यान से भी समझें तो इसमें एक गुण है जो कि इसके अंदर नहीं है, वो है सिंपैथी। सिंपैथी क्यों नहीं है, कैसे कॉमन सेंस से हम ये बात पता लगा सकते हैं? एजुकेशन जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है साइंटिफिक रिसर्च से। साइंस होगी तभी एजुकेशन होगी ना। तो जहां पे भी साइंस है वहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रूथ, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सिंपैथी नहीं है। हालांकि सिंपैथी एक ह्यूमन वैल्यू है, बट वो होलिस्टिक एजुकेशन में जो पीडीएफ दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बात आप याद कर ले, बी नहीं होगा। इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है ए सी डी ई, ये सही हो जाएगा। सो गाइस ये क्वेश्चन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisages मेकिंग ऑल द लर्नर्स। तो कह रहा है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये सभी लर्नर्स को क्या बनाने पे एनवेसाज करती है, या क्या बनाने की इसकी सोच है ना, क्या बनाना का उद्देश्य है इसका। एक तरीके से क्या बनाना चाहती है और लर्नर्स को? सोशल वॉलंटियर, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे प्रबंधनकारी बन जाएं या प्रशासक बन जाएं, ट्रू ग्लोबल सिटीजन यानी कि सच्चे विश्व स्तरीय नागरिक बन जाएं, वैश्विक नागरिक बन जाएं, या फिर स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाए। तो यहाँ पे अगेन वही चीज कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ है, उसके अंदर ये बातें लिखी हैं। तो 4-5 चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका ध्यान देती है होलिस्टिक एजुकेशन पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ध्यान देती है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज पे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ध्यान देती है हमारे जो देश के नागरिक हैं उन्हें ट्रू ग्लोबल सिटीजन बनाने पे। अब ग्लोबल सिटीजन का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच का दायरा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित ना हो, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो ग्लोबली भी दूसरे देशों के लोगों के साथ उठ बैठ पाए, एक तरीके से दूसरे देशों से भी कम्युनिकेट कर पाए, उनके साथ भी जो है एक तरीके से संबंध रख पाए, है ना। एक ग्लोबल सिटीजन, पूरे वैश्विक स्तर पे ज्ञान वाला एक व्यक्ति। जनरली होता है ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो एक छोटे से समाज या छोटे से एरिया से ही संबंधित होते हैं, उन्हें उसके बाहर कुछ पता होता नहीं है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि इतना एजुकेशन हो जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एम्फेसाइज करती है कि इतना एजुकेटेड हर एक स्टूडेंट हो जाए कि वो ग्लोबल स्तर का एक सिटीजन, एक नागरिक बन पाए। इसका मतलब ये नहीं कि सबको ग्लोबल जो है वीजा मिल जाए या पासपोर्ट मिल जाए। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे, एक्सपोजर जिसको हम कहेंगे वो ग्लोबल लेवल पे मिल पाए। तो सही ऑप्शन है 3। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, अगस्त 2024 से है, ब्रिटिश एजुकेशन हायर एजुकेशन सेक्शन से क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है Which one of the following personalities advocated Western education for Indians in the early 19th century? 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसने भारत में या भारतीयों के लिए
वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया गया। अगर भारतीयों की तरक्की हो सकती है तो पश्चिम से इंस्पायर्ड जो शिक्षा है उसके द्वारा ही हो सकती है। तो आप बताएं कौन है इसमें? राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंग, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो सही जवाब समझ लो यहाँ पे, हालांकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, इतिहास है, किसने क्या बोला, किसने क्या किया। तो किसने ये बात बोली है, कौन इसका समर्थक था? समर्थक थे राजा राम मोहन रॉय। तो जैसा आपको पता है राजा राम मोहन रॉय को हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश एजुकेशन में, एक टॉपिक है, और इन्होंने ही जो भी कुरीतियां थी उस जमाने की उसको ऑब्जर्व किया, देखा और उन्हें हटाने की भी कोशिश की। जैसे सती प्रथा वगैरह के लिए फेमस है कि उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके उसे हटाने की कोशिश की और सक्सेसफुली हटा भी दी। और राजा राम मोहन रॉय इसलिए क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने ली थी और उससे वो समझते थे कि ये साइंटिफिक है, ये लॉजिकल है, तो वो चाहते थे कि ये एजुकेशन जो है सभी को मिले। हालांकि काफी लोग इससे अग्री नहीं करते होंगे, इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, ये सबकी अपनी राय है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन हाँ, जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो पर्सनली ये समझते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो बेहतर है और इंडियंस को उसी के साथ जाना चाहिए, इसलिए सही ऑप्शन जो है वो 1 है। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लिया गया है जो हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में हायर एजुकेशन से, और ये सितंबर 2024 में आया था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द फॉलोइंग एंशिएंट स्कॉलर्स वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ ग्रामेरियन ट्रेडिशन? तो 4 हमारे यहाँ पे वैदिक काल के 4 स्कॉलर्स लिखे हुए हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्रामर ट्रेडिशन से जुड़ा है, ग्रामर पे काम इनमें से किसने किया है? तो ईश्वर कृष्णा, भर्तहरि, गौतमा एंड कनाडा, ठीक है। तो हाँ, हिंदी में भी कनाडा लिखा है, बट कणद कणद को जो है अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारे पास कुछ एप्रोप्रिएट है नहीं कुछ लेटर्स लिखने के लिए, तो वो कनाडा करके लिखा जाता है, ठीक है। गौतमा, भर्तहरि एंड ईश्वर कृष्ण। और माफ कीजिएगा अगर मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा एंशिएंट एजुकेशन का आइडिया नहीं है। तो जो हमारे सिलेबस में है मुझे भी बस उतना ही पता है। ओके, तो आप लोगों को ये चीज़ याद करनी है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया भी है कि जो हमारा वैदिक काल है और प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम है, उनमें कौन कौन से जो ऋषि स्कॉलर्स हैं, पुराने ज़माने के वैदिक स्कॉलर्स जो हैं, कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ से वो एसोसिएटेड हैं और उनके क्या क्या काम है, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। उसी में से ही ये क्वेश्चन बना है और ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बनते रहेंगे। तो ओके, तो सही जवाब है यहाँ पे भर्तहरि। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो ये एक प्रोमिनेंट एंशिएंट इंडियन स्कॉलर हैं और ग्रामेरियन है ना, व्याकरण पे इन्होंने काम किया और इन्होंने कंट्रीब्यूट करा लैंग्वेज और ग्रामर पे, पर्टिकुलरली इन हिज वर्क वाक्य पदीय, है ना। तो इन्होंने वाक्य पदीय की रचना की जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, विच इज फाउंडेशनल टू द ग्रामर ट्रेडिशन इन संस्कृत, है ना। तो संस्कृत में जो ग्रामर होती है उससे जुड़ा हुआ इन्होंने काम करा है। तो सही जवाब यहाँ पे है 2। दिसंबर 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है और हायर एजुकेशन में जो ब्रिटिश एजुकेशन है, या सॉरी ब्रिटिश एजुकेशन से पहले जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है जिसमें हम महाविहारास की बात करते हैं, उसमें विक्रमशिला से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सबको भी पता है जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम पार्ट है वो 3 भागों में बटा है। एक है हमारा वैदिक पीरियड, दूसरा है हमारा बुद्धिस्ट पीरियड और तीसरा है हमारा ब्रिटिश पीरियड। तो उसमें बुद्धिस्ट पीरियड में कई महाविहारास को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से विक्रमशिला के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला possessed अ यूनिवर्सिटी विथ 6 कॉलेजेस, यानी विक्रमशिला का जो महाविहारा या जो यूनिवर्सिटी है वो 6 छोटे छोटे कॉलेजेस को मिला करके बना हुआ था। स्टेटमेंट 2 कह रहा है विक्रमशिला वॉज वेल नोन सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म एंड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो कह रहा है जो विक्रमशिला था वो सबसे ज्यादा फेमस था किस सब्जेक्ट के लिए? तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए, यानी तंत्र विद्या यहाँ दी जाती थी। बहुत बच्चे तंत्र विद्या शब्द सुन के सोच सकते हैं यहाँ तंत्र मंत्र जादू टोना होता था,
ऐसा नहीं है। उस समय तंत्र विद्या एक प्रकार का विज्ञान थी। जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर कई अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है और हर एक पार्ट का अलग काम होता है और बॉडी के जो सारे पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो एक सिस्टम को एक तंत्र बेसिकली बोला जाता है। तो एक सिस्टम की स्टडी करना बुद्धिज्म में एक पार्ट था, एक स्ट्रीम था जिसको बोलते थे तांत्रिक बुद्धिज्म। तो कह रहा है इसके लिए फेमस था और देश विदेश से, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ सही जवाब है ये दोनों चीजें। तो थोड़ी सी चीजें आपको याद कर लेनी है क्वेश्चंस में से ही उठा के। मैं आपको जनरली हायर एजुकेशन में रिकमेंड नहीं करता हूँ कि हर एक चीज आपको आनी ही आनी चाहिए, और मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हायर एजुकेशन में लगाते लगाते आपकी ज्यादा नॉलेज बिल्ड हो जाएगी। आगे हम लोग जो है जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय में, तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सेम बातें रिपीट हो रही होंगी। तो इस क्वेश्चन से आप इस बात को याद कर लीजिए कि तांत्रिक बुद्धिज्म में विक्रमशिला फेमस था और इसके अलावा 6 कॉलेजेस से मिलकर बना था। तो दोनों बातें यहाँ पे सही। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है हायर एजुकेशन से, और यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है जिसमें अलग अलग पॉलिसी मेकिंग बॉडी के बाद हम पढ़ते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। तो अलग अलग प्रकार की रेगुलेटरी बॉडीज हैं और उसमें भी अलग अलग प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एक तरीके से ऑटोनोमस तरीके से अलग अलग फील्ड की रिसर्च को कंट्रोल करते हैं। तो उससे ये क्वेश्चन बन के आया है, आइए इसको देखते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अंडर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज इन इंडिया। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कौन से ऐसे रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑटोनोमस है, यानी कि उन पे किसी का कंट्रोल नहीं है और वो अपने मर्जी से रिसर्च को कंडक्ट कराते हैं या उस शिक्षा के रेगुलेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR बोल सकते हैं। फिर है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसको हम ICSSR बोल सकते हैं। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको हम IIA बोल सकते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया एंड इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ याद कर लेना है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कोर्स में, कि जो हमारा CSIR है ना, और ICSSR, ये ऑटोनोमस हैं और एक रेगुलेटरी बॉडी के तरीके से काम करते हैं और सर्टेन फील्ड की रिसर्च को ये एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ CSIR जो है साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च को रेगुलेट करता है, जबकि ICSSR सोशल साइंस की रिसर्च को रेगुलेट करता है। तो A और B तो हमको पता है कि ये सही। अगर इतनी भी आपको जानकारी है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपका ABC आ जाएगा। तो एक चीज आपको और याद करनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो एस्ट्रोफिजिक्स होती है ना, मतलब फिजिक्स जो कि एक तरीके से बाहर काम करती है, तो उसके अंदर ये जो है खगोल भौतिकी या खगोल की जिसको फिजिक्स कहते हैं, है ना, अंतरिक्ष वगैरह की, तो उससे जुड़ी हुई जो फिजिक्स होती है उसका भी एक अलग इंस्टीट्यूट है और ये भी ऑटोनोमसली काम करता है। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 से। ब्रिटिश प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन यानी कि जो ब्रिटिश काल था उससे ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे बनाया गया था। तो शुरुआती जो यूनिवर्सिटीज बनी इंडिया में, बस वही क्वेश्चन है, नाम बदल दिया गया है या तरीका बदल दिया गया है पूछने का। तो शुरुआती जो यूनिवर्सिटीज बनी थी उन्हें इसीलिए बनाया गया था क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी पाश्चात्य शिक्षा को फैलाना चाहते थे इंडिया में, ताकि इंडियंस उनकी बात समझ पाए, उन्हें सुन पाए, उसे रिलेट करके उस हिसाब से काम कर पाए। तो अब सबको लंदन ले जाना और वहां पे शिक्षा दिलाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए लंदन के यूनिवर्सिटी के आधार पे यहाँ पे 3 सबसे पहली यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, उसके नाम यहाँ पे पूछ रहा है। तो कहाँ कहाँ बनी थी? कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, आंध्र प्रदेश में और मैसूर में। इनमें से कौन सी जगहों पे बनी थी? तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो याद कर लो, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है।
कलकत्ता, बंबई और मद्रास में सबसे पहली 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई गई, और ये जो यूनिवर्सिटीज थी ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल में बनाई गई थी, इसलिए आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो गाइज, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगातार करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, खासकर एग्जाम से पहले, इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर से देखें। यहाँ आप अपनी मन मर्जी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबका कलेक्शन है, और अपने मन मर्जी से आप अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस अलग अलग समय पे लगा के हर एक सेक्शन को बढ़िया कर सकते हैं। यहाँ 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं, तो इंटरफेस को जरूर से देखें, क्वेश्चंस को आप लगा लें और फिर समझें कि किस प्रकार से आप मिक्स्ड एंड मैच क्वेश्चंस को लगाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा फुल कोर्स भी यहाँ पे है, अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, एक स्टेप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ हर लेक्चर के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इसमें भी 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं डेमो के रूप में। तो डेमो वगैरह कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, वो सारा आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे बता दी जाएगा। चैट जरूर से कर लें यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए, डेमो ट्यूटोरियल्स चाहिए, और इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।